नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल में। मैं सुरजीत सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न वर्चस्व के बारे में। आज मैं आपको वर्चस्व के बारे में बताऊंगा, वर्चस्व का क्या अर्थ है और अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। साथियों, अपनी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह टॉपिक विशेष रूप से 12वीं कक्षा के उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ इंग्लिश में हेजीमनी होता है। हेजीमनी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग यूनानी साम्राज्य में के काल में किया जाता था। इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से कुशल नेतृत्व और सैन्य क्षमता को धारण करने वाले राष्ट्र या नेतृत्व करने वाले समूह के लिए किया जाता था। परंतु आधुनिक समय में वर्चस्व या नेतृत्व को हम एक विशेष दादागिरी अथवा एक प्रकार की ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग जिसका दम सारी दुनिया के देश मानते हो, अर्थात जिसका लोहा सारी दुनिया के देश मानते हो, ऐसी शक्ति के रूप में हम वर्चस्व शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वर्चस्व शब्द का प्रयोग अमेरिका के लिए क्यों किया जाने लगा और अमेरिकी राष्ट्र ने ऐसा क्या किया कि उसे अमेरिका की एक हेजीमनी अर्थात अमेरिका का विश्व में एक वर्चस्व स्थापित हो गया। तो इसकी शुरुआत हम दो दृष्टि से देखते हैं। एक देखते हैं 1991 में, वर्ष 1991 में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि 1991 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस कारण अमेरिकी वर्चस्व दुनिया में सब जगह बढ़ता चला गया। इसके प्रमुख कारण थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ की जो प्रतिस्पर्धा है उसकी समाप्ति और शीत युद्ध का अंत होना। शीत युद्ध का अंत होना दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत का, वह था अमेरिका की जो विचारधारा है पूंजीवाद व लोकतंत्र। लोकतंत्र की विजय। यह विजय किससे हुई? यह विजय हम देखते हैं कि अमेरिका की प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ के साथ मुख्य रूप से चलती रही। इस प्रतिस्पर्धा में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और अमेरिका की पूंजीवाद और लोकतंत्र की विचारधारा विश्व में एक प्रकार से जीत हासिल कर लेती है। दूसरा, हम एक दूसरी दृष्टि से भी अमेरिकी वर्चस्व को देखते हैं जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है। इस समय अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर, जापान में 1945 में हिरोशिमा व नागासाकी, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है, जिसके बाद अमेरिका की दादागिरी का ये एक सबसे पहला और महत्वपूर्ण घटना थी
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत इस बम के गिराने से के बिना भी हो सकता था, परंतु अमेरिका द्वारा ऐसा करना उसको अपने आप को एक महाशक्ति स्थापित करने की लालसा के कारण ही किया गया था। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी दादागिरी की शुरुआत 1991 में ना होकर 1945 से मानी जा सकती है, और इस 1945 के दौर के बाद जो शीत युद्ध चलता है उसमें भी अमेरिकी वर्चस्व कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है, जिससे वह सोवियत संघ के साथ टकराता रहता है। अब हम आगे देखते हैं साथियों, इसी से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वर्चस्व के अर्थ को समझने के बाद कि अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। अमेरिकी वर्चस्व विभिन्न रूपों में संसार में किस प्रकार अपनी दादागिरी स्थापित करता है, इसमें हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है सैन्य वर्चस्व अर्थात शक्ति के रूप में। दूसरा है ढांचागत शक्ति के रूप में, ढांचागत शक्ति। और तीसरा और महत्वपूर्ण रूप जो हमें दिखाई देता है वह है सांस्कृतिक शक्ति के रूप में, सांस्कृतिक शक्ति। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व 3 रूपों में हमें दिखाई देता है। पहला है सैन्य शक्ति, दूसरा है ढांचागत शक्ति अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका का मूलभूत सामाजिक व आर्थिक ढांचा, तीसरा सांस्कृतिक ढांचा। अब हम देखेंगे कि अमेरिका का जो सैन्य शक्ति है वह किस प्रकार से एक उसको महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अमेरिका का रक्षा बजट। अमेरिका का रक्षा बजट जो है दोस्तों वो ऐसा है कि विश्व में इसके बराबर किसी देश का रक्षा बजट नहीं है। यह रक्षा बजट के कारण अमेरिका की सेना विश्व की सबसे बड़ी व शक्तिशाली सेना बन गई है। दूसरा अमेरिका का जो सैन्य है, सैन्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जाने वाली राशि। अमेरिका का रक्षा बजट विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जो कि अमेरिका की सेना पर खर्च किया जाता है। और यह केवल उसकी सेना शक्ति की संख्या के हिसाब से ही उस पर खर्च नहीं होता, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी राशि अमेरिका द्वारा सैन्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर खर्च की जाती है, जिसके माध्यम से अमेरिका विश्व की एक मजबूत सैन्य शक्ति बन गया है। अब हम देखते हैं ढांचागत शक्ति। साथियों, ढांचागत शक्ति का अर्थ है एक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात ऐसा आधारभूत ढांचा अमेरिका में स्थापित किया जाना जिसको संसार का हर देश वैसा ढांचा अपने यहाँ स्थापित करना चाहता है। अब हम देखेंगे इसमें है सबसे पहला वहाँ की प्रतियोगी व खुली अर्थव्यवस्था। अमेरिकी समाज ने विश्व को एक प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था
और ओपन इकोनॉमी दी है, जिसके द्वारा कोई भी देश उसके साथ व्यापार करके लाभान्वित हो सकता है और अमेरिका को भी लाभ पहुंचा सकता है। इस कारण, इस अर्थव्यवस्था के गुण के कारण ही अमेरिका ने एक अपने आप को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ साथ अमेरिका का जो हम देखते हैं SLOC यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसी आधारभूत ढांचा है जो अमेरिका द्वारा खासतौर से समुद्री व्यापार को नियंत्रण करने के लिए स्थापित किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित और सफल माना जाता है। इस व्यापारिक मार्ग से संसार का प्रत्येक देश लाभान्वित होता है और अमेरिका को भी उसका फायदा पहुंचाता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंटरनेट एक ऐसी प्रणाली जो विश्व को अमेरिका द्वारा प्रदान की गई। यह एक अमेरिका का सैन्य प्रोग्राम था, जिसको बाद में एक सिविल अर्थात नागरिक उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराया गया। इसके माध्यम से आज संसार का प्रत्येक देश या यूँ कहें कि प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हो रहा है इस इंटरनेट से, जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया है। और उसमें हम WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को भी हम देखते हैं, जो कि अमेरिका द्वारा ही सर्जित की गई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका में ब्रेटन वुड प्रणाली का निर्माण किया गया अमेरिका द्वारा। यह ब्रेटन वुड प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से तंगहाल देशों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई, जिसको बाद में बदलकर, जिसको समाप्त कर वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO जैसी आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे कि संसार का प्रत्येक देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके, वह अपने यहाँ आर्थिक व सामाजिक विकास को प्राप्त कर सके तथा राजनीतिक स्थिरता को भी अपने आप यहाँ लागू कर सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं अमेरिका के आधारभूत ढांचे में हम वहाँ पर अमेरिकी प्रशासन द्वारा सबसे पहले 1881 में अमेरिका द्वारा MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम था जो कि व्यापारिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला था। इस कोर्स को शुरुआत होने के बाद अमेरिका ने बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की करी और यह 1950 तक अमेरिका द्वारा ही इस व्यापारिक कोर्स पर उसका आधिपत्य बना रहा। 1950 के बाद ही हम देखते हैं कि संसार के अन्य देश इस कोर्स को अपने यहाँ पढ़ाने लगे हैं। इससे पहले यह कोर्स केवल अमेरिकी लोगों द्वारा ही पढ़ा और पढ़ाया जाता था, जिस कारण अमेरिका ने बड़ी मात्रा में आर्थिक और सामाजिक विकास को हासिल किया। अब हम साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि आखिर सांस्कृतिक शक्ति अमेरिका किस प्रकार से स्थापित हो गई है। इसके भी हम 2-3 कारणों पर चर्चा करेंगे। ऐसा क्या है कि सांस्कृतिक वर्चस्व अमेरिका में बढ़ता गया है। अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व को देखने से पहले हम देखें कि अमेरिका में एक ऐसी अमेरिकी समाज एक इतना शक्तिशाली समाज सांस्कृतिक रूप से हो गया है कि वह संसार में अब ओपिनियन तैयार करने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात पूंजीवाद, लोकतंत्र, उदारीकरण और मुक्त व्यापार जैसी महत्वपूर्ण
विचारों पर अमेरिकी समाज एक सकारात्मक विचार गढ़ने में सफल हुआ है, अर्थात समाज का, विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अमेरिकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत हो जाता है और वह उसी प्रकार का विश्व आर्थिक विकास भी हासिल करना चाहता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे वहाँ पर विश्व के जो अन्य देश हैं, अमेरिकी नागरिकों जैसा ही अच्छा व सफल जीवन हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका के नागरिक जिस प्रकार की जीवन शैली जीते हैं, इस प्रकार के आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही अधिकारों को विश्व का प्रत्येक नागरिक हासिल करना चाहता है और उनका आनंद लेना चाहता है। यह एक अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व को हमारे सामने प्रकट करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे अमेरिकी जो पहनावा है और खान पान, संगीत, पहनावा, संगीत इत्यादि ऐसी अनेक विशेषताएं अमेरिकी सांस्कृतिक विशेषताएं अमेरिकी समाज की हैं जो विश्व को आकर्षित करती हैं। चाहे वो अमेरिका के वस्त्र हों, अमेरिकी कोट पैंट का पहनना, जीन्स का पहना जाना हो, या अमेरिका का पिज्ज़ा और पेप्सी जैसे बर्गर जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का अपनाना हो, या अमेरिकी म्यूजिक, अमेरिकी भाषा को अपनाना हो। यह सारी घटनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि अमेरिका का न केवल संसार में सैन्य वर्चस्व है, बल्कि वह अपने आप को विश्व के सामने एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में और ढांचागत शक्ति के रूप में भी स्थापित कर चुका है। ढांचागत शक्ति में अमेरिका की सामाजिक संरचना अर्थात ऐसी सुविधाएं जो कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग की जाती हैं, उनका भी वे भी बेजोड़ हैं। उनका भी इस्तेमाल प्रत्येक नागरिक स्वच्छंदता से यानी कि उन्मुक्त रूप से करता है और वैसी संरचनाएं हमें अन्य कहीं किसी मुल्क में देखने को नहीं मिलती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रही बात अमेरिका के विभिन्न वर्चस्व के विभिन्न रूपों की। अब हम देखते हैं कि आखिर अमेरिका के इस वर्चस्व को के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं हैं जिस कारण अमेरिका का वर्चस्व जो है वो सीमित होता जा रहा है, अर्थात उसको बढ़ने से रोकते हैं। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाली बाधाएं, वर्चस्व के मार्ग में आने वाली बाधाएं। तो यह इस टॉपिक का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बिना यह टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकी वर्चस्व को आखिर कौन रोक सकता है, अर्थात उसमें उसके मार्ग में कौन कौन रुकावट बनता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अमेरिकी समाज की ऐसी बनावट है कि अर्थात अमेरिकी समाज की ऐसी संस्थागत बनावट है जिसके कारण अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित हो जाना पड़ता है। अर्थात अमेरिका कभी भी जब नागरिकों के अधिकार अथवा लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध जाकर काम करने का प्रयास करता है तो अमेरिका के समाज की विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, NGO हों, वे सब अमेरिका के इस अलोकतांत्रिक निर्णयों के विरुद्ध अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू करते हैं और अमेरिका को अंत में उस प्रकार के निर्णयों को लेने से पीछे हटना पड़ता है, जिससे कि अमेरिका की वर्चस्व सीमित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की
के समाज की एक और बात है कि अमेरिकी समाज का खुली समाज की खुली प्रवृत्ति, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस कारण अमेरिकी समाज की जो ओपननेस है, खुलापन है, उनका जो उन्मुक्त अधिकारों का प्रयोग किया जाना है, इस प्रवृत्ति का वे अपनी राय व्यक्त करने में, अपने निर्णयों को, अपने जो राजनीतिक मुद्दों पर उनकी जो राय होती हैं उसको तुरंत व्यक्त करते हैं, और चाहे वह शासन की कितना ही विरोध क्यों ना हो उसको मनवा कर ही छोड़ते हैं, और शासन को अंत में अमेरिकी समाज की इस खुली प्रवृत्ति के आगे भी झुकना पड़ता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका व यूरोपीय देशों द्वारा ही एक सैन्य संगठन बनाया गया जिसे हम नाटो कहते हैं। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के देश अमेरिकी वर्चस्व को यदा कदा चुनौती देते ही रहते हैं, चाहे वह अमेरिका का इराक पर आक्रमण की घटना हो, या अफगानिस्तान की घटना हो, या कोई अन्य घटना हो। इसमें जहाँ तक अमेरिका के ये देश के साथी सहयोगी देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, अपने अमेरिकी राय से अपने अलग विचार रखते हैं, और अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं जब उन्होंने अमेरिका से हटकर अपनी राय व्यक्त करी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटो भी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता रहता है और अमेरिकी वर्चस्व इसके माध्यम से सीमित हो जाता है। अब हम साथियों देखेंगे कि हम अमेरिका का ये वर्चस्व जो है ये भारत के संदर्भ में किस प्रकार से उपयोगी अथवा भारत के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी वर्चस्व भारत, अब ये आज के टॉपिक का महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें देखना होगा। अमेरिकी वर्चस्व व भारत के संबंध। साथियों 1991 के बाद अमेरिका एक दुर्व्यय विश्व व्यवस्था को निर्माण में सफल हो गया, परंतु इस व्यवस्था के निर्माण से न केवल लोकतंत्र को बल्कि विश्व की शांति को भी खतरा पैदा हो गया, और खासतौर से भारत की सुरक्षा के संदर्भ में भी हम ऐसा अनेकों बार देख सकते हैं, चाहे वह बांग्लादेश की विभाजन के समय की घटना हो या अन्य आर्थिक व सैन्य विकास में सहयोग लेने की बात हो। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं रहे हैं, परंतु ऐसी स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व के दौर में भारत ने जो नीति अपनाई वह यह थी कि वह अमेरिकी जो सैन्य संघर्ष से बचना। अमेरिका के साथ भारत की यह हमेशा नीति रही कि वह अपने आप को अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के सैन्य विवाद से दूर रखें ताकि उससे किसी प्रकार की हानि ना हो, बल्कि उसका दूसरा प्रयास ये रहा कि अमेरिका के साथ वह मित्रता बनाए और शक्ति संतुलन के लिए सोवियत संघ का सहयोग भी लेता रहे। भारत की यह नीति भी बहुत
सफल रही है कि अमेरिका के साथ भारत ने हमेशा मित्रता बनाए रखने का प्रयास किया और इस मित्रता को शत्रुता में ना बदले, इसके लिए उसने सोवियत संघ की दोस्ती को भी कभी त्यागा नहीं, ताकि वक्त आने पर अमेरिका की नाराज़गी को झेलने के लिए, अर्थात अमेरिका की नाराज़गी से बचने के लिए वह सोवियत संघ की मदद ले सके। इस प्रकार अमेरिका के साथ संबंधों में भारत ने शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो भारत ने रहा है की नीति रही है अमेरिका के साथ संबंध बनाते हुए कि वह विकासशील देशों का एक गठबंधन बनाए। भारत की यह भी एक नीति रही है कि वह विकासशील देशों का एक गठबंधन बनाए, ताकि वह आपस में मिलकर के क्षेत्रीय स्तर पर विकास कर सके। इसके लिए चाहे भारत ने ब्रिक्स में सहयोग किया हो, ब्रिक्स की सदस्यता बनाई हो, चाहे वह अपना सार्क की घटना हो, ये दो ऐसे संगठन, क्षेत्रीय संगठन है जिसके माध्यम से अपनी जो निर्भरता है भारत ने महाशक्तियों पर कम करके क्षेत्रीय स्तर पे निपटाने का प्रयास किया है। अपनी निर्भरता को क्षेत्रीय स्तर पर पूरा करने का प्रयास किया है तथा अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का भी प्रयास किया है। और साथ ही साथ अमेरिका के प्रभावशील अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या विश्व व्यापार संगठन हो, इन संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए